देहरादून से खबर मिल रही है जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। डोईवाला के माजरी में एक घर में पानी घुसा है। पानी में डूबकर एक लड़की की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। जमकर बारिश हो रही है। देखा जा रहा है कि डोईवाला के माजरी में एक घर में पानी घुसा है। बताया जा रहा है कि पानी में डूबकर एक लड़की की मौत हो गई है। हालांकि बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे डोईवाला के एक घर में पानी घुसा है और बताया जा रहा है कि पानी में डूबकर एक लड़की की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की मिल रही है, जहां पर जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से राहत नहीं है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ चुनिंदा जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आज देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा निचले इलाके में रहने वालों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक बार फिर से भारी बारिश होगी, इसे लेकर भी संभावना जताई गई है। तो आज देर शाम तक बारिश का अलर्ट है, तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर और भी ज्यादा खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो 9 इवन 10 तक, जो मैं कहूँगा 8, 9, 10 ये 3 दिन जो है, जो इस तरह की एक्टिविटी है एक आधो का जगहों में वो मिलती रहेंगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो मैसेजेस जाते हैं उनको थोड़ा ध्यान दें, और जो ऐसी जगह में रह के नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोटद्वार से खबर मिल रही है, जहां पर कोटद्वार से दुगड्डा के पास नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से पिछले 36 घंटों से भी ज्यादा समय से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं और पानी गाड़ियों के साथ सड़क खुलने का इंतजार किया जा रहा है। कुछ यात्री पैदल ही पहाड़ के रास्ते कोटद्वार आने को मजबूर हैं। तो देखिए, हाईवे पर पिछले 36 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते को बंद किया गया है। कोटद्वार से दुगड्डा तक रास्ते को बंद कर दिया गया है और जान जोखिम में डालकर लोग जो हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं और भारी लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि जब भी लैंडस्लाइड होता है तो रास्ते को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन 36 घंटे से अब सोचिए जब हाईवे बंद है तो जो लोग हैं वहां के वो कितना परेशान हो रहे होंगे। और सहयोगी भी हमारे जुड़ेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी भी लेंगे। देहरादून आपको लिए चलेंगे सहयोगी हमारे दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइएगा, क्योंकि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अभी फिलहाल क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जिला उत्तराखंड का फिलहाल ऐसा नहीं है जो इस बारिश की वजह से प्रभावित न हुआ हो, और वह चाहे उधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी में हमने देखा सोमवार को बारिश हुई, कोटद्वार इससे प्रभावित है। पहाड़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़, सभी जगहों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। अभी 10 तारीख है और अभी लगभग 20 दिन और 21 दिन बाकी हैं अगस्त के महीने के, और ये दिन हमने देखा बीते सालों में काफी भारी पड़ते हैं। तो आज कई जगहों पर स्कूल भी बंद है, कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री, अगर मौसम साफ रहा, देहरादून में कल रात बारिश हुई है, ऋषिकेश की कुछ तस्वीरें इस तरीके से आई हैं, डोईवाला में एक लड़की की मौत की खबर है घर में पानी घुसने की वजह से। तो आज अगर मौसम साफ रहा तो मुख्यमंत्री हवाई दौरा प्रभावित इलाकों का कर सकते हैं। कल भी उनका प्रोग्राम था, लेकिन आज कर सकते हैं यहां पर प्रभावित इलाकों का दौरा। लेकिन अभी भी कई जिलों में मौसम खराब है। मौसम विभाग के निदेशक को जिस तरीके से हमने सुना कि जो अलर्ट्स भेजे जाते हैं पब्लिक को, उनको गंभीरता से लें। कई जगहों पर अचानक तेज बारिश हो सकती है, तो अभी यह आफत कम होती नहीं दिखती। चांदनी और कोटद्वार से सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, आप भी जरा बताइए वहां पर किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये भी है कि 36 घंटे का जो हाईवे बंद है उसे कब तक खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो यात्री है वहां पर वो परेशान हो रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वो रास्ते को पार कर रही हैं। अनुपम, देखिए, बिल्कुल 2 दिन होने वाले हैं, क्योंकि परसों शाम को जो हाईवे था, नेशनल हाईवे 534, जो कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में है, और सैकड़ों यात्री उसमें फंस गए, क्योंकि एक तरफ से जब बादल फटा तो
पुल ढह गया, दूसरी तरफ से कई जगह पे मलबा आ गया, भूस्खलन हो गया। तो जो यात्री हैं वो ना तो दुगड्डा जा सके और ना ही वो कोटद्वार के लिए वापस लौट सके। तो कई लोग पौड़ी से आ रहे थे, सतपुली से आ रहे थे, वो भी बीच में फंस गए, कोटद्वार उनको आना था। और कुछ लोग ऐसे थे जो कोटद्वार से दुगड्डा या आसपास के जो दूसरे इलाकों में थे वहां जाना था, वो भी बीच में फंस गए। तो पिछले यानी कि लगा सकते हैं कि परसों शाम को जो एनएच था वो बंद हो गया था और अभी तक एनएच के कोई खुलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि भूस्खलन एक या दो जगह नहीं कई जगह हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर्स लगातार सड़क पे आ रहे हैं। कल रात भी भारी बारिश हुई है, उसके कारण भी एनएच जो प्रशासन है उसको सड़क होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह रही कि जो यात्री है जो काफी लंबे समय से जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं थी वो अब छोड़ के वो गाड़ियों से उतर के पहाड़ी रास्तों के रास्ते और कोटद्वार आ गए हैं। कुछ लोगों को जिनको पौड़ी जाना था वो दुगड्डा पहुंच गए हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ियों के साथ वहां पे मौजूद है और वो ना तो गाड़ी छोड़ सकते हैं और ना ही वो आगे कहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों पे लगातार बोल्डर्स भी आ रहे हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो गाड़ियों को कहीं मूवमेंट कराना, आगे पीछे करना, ये तो उनके लिए दिक्कत सबसे बड़ी है कि वो ना तो गाड़ी छोड़ पा रहे हैं, ना वो ना कोटद्वार आ पा रहे हैं और ना ही दुगड्डा जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत का दौर सबके लिए चल रहा है। बिल्कुल, ये मुश्किल का दौर है सबके लिए। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। देर रात हुई तेज बारिश के चलते ऋषिकेश के खारा स्रोत और ढालवाला में एसडीआरएफ ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार बारिश के चलते इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों के आसपास जबरदस्त पानी भर गया था। लोग घबराए हुए हैं। एसडीआरएफ को सूचना दी गई और उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। स्थानीय लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो मंजर इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयावह है उत्तराखंड में, खासतौर पर कुछ चुनिंदा जिलों में देखा जाए अगर तो ऋषिकेश हो गया, हल्द्वानी, पौड़ी, टिहरी, कोटद्वार, ये वो जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और देखिए ज्यादा पानी भर जाने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं, उनके घरों में पानी घुस चुका है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया है सामान और राहत बचाव दल उन्हें बाहर निकाल रही है और बोट के जरिए इन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर चुका है और एसडीआरएफ की टीमों को आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो यहां पहुंचे हैं और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे सुधर नहीं पाया है। बरसात में इस हाईवे पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं होता है। स्वाला के पास मलबे में एक कार आधी से अधिक डूब गई है, जिस कारण 2 जिलों की लाइफलाइन जो है पूरी तरह से बंद हो गई। स्वाला में पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे मलबे से पट गया है। वहीं हाईवे खोलने के लिए भी कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण यात्रियों में खासी नाराजगी है। मलबे के अंदर है, इसको ऐसा के बाद भी अभी तक यहाँ पर एक पोकलैंड मशीन खड़ी है, एक्सकेवेटर जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसका ऑपरेटर यहाँ नहीं पहुंच पाया। चमोली में भारी बारिश के चलते एक बार फिर से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामगाड़ नाला यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पहाड़ों में बारिश होते ही पूरा नाला सड़क पर बहने लगता है, जिससे सड़क को भारी नुकसान हुआ। वहीं बरसाती नाला हाईवे पर आने से सड़क पर यात्री घंटों तक फंसे रहे। बाद में बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। मौसम विभाग ने कल चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद जिले में सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। कुमाऊं में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई है। मंगलवार रात हुई बारिश में काठगोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिए हैं। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कि कई घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद उफान पर आए कालसिया नाले ने क्या तबाही मचाई है और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कल कोटद्वार में आई आपदा के बाद बने हालातों का जायजा लिया। कोटद्वार की खोह नदी के तटीय इलाकों के साथ ही मालन नदी से हुए नुकसान का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान विधायक ऋतु खंडूरी ने पनियाली गदेरे से टूटी सुरक्षा दीवारों और कौड़िया बस्ती में घरों के भीतर हुए नुकसान का जायजा लिया।
साथ ही लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना है। ये ना ये आपके पिथौरागढ़ में बीआरओ के बुलडोजर के ड्राइवर की मौत तो हो गई है। रोड खोलते समय पहाड़ी से बोल्डर गिरा, जिसकी चपेट में बुलडोजर का ड्राइवर आ गया और उसकी मौत हो गई। मुंसियारी मीलम रोड खोलते समय धापा पुल के पास ही बड़ा हादसा हुआ। बुधवार को मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मौसम साफ रहा तो वो प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। ये भी बता दें कि भारी बारिश के कारण पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा में भारी नुकसान हुआ है। तो बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ है और इसका हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। अगर मौसम ठीक रहा तो पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वे करेंगे। जो प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का साथ देना जरूरी है सर्वे के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा राहत के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा और सख्त भू कानून भी राज्य में लागू करना चाहते हैं। न्यूज 18 ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, अभी भी गुरुवार के लिए भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित है। उत्तराखंड में अक्सर आपदा आती रहती है। क्या कभी ये महसूस हुआ कि एक ठोस मैकेनिज्म हो ताकि पूरा सिस्टम ऑटो मोड पे काम करना शुरू कर ले? देखिए, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हमको आपदा किसी न किसी रूप में उसका सामना करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम लगातार हमारा आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग, सभी जिलों के लोग जो और अन्य संस्थाएं जो हमारे सहयोग के रूप में लगातार काम करती है, उसमें एसडीआरएफ हमारे राज्य की है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, उन सभी को एक ऑटो मोड में ही रखते हैं और लगातार आपदा का ये बरसात का मानसून का समय जब आता है तो पहले ही मैं लगातार सबके साथ बैठक भी करता हूं, बैठक भी की है। इस दौरान पिछले 24 घंटे से काफी जिले हमारे आपदा की चपेट में हैं। जगह जगह पर संपर्क मार्ग टूट गए हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुल भी नष्ट हो गए हैं, पशु हानि भी हुई है कई जगह पर और कहीं कहीं पर जनहानि का भी सामना करना पड़ा है। तो अभी तो सभी लोगों को यही कहा गया है कि सब लोग ठीक मौके पर रहें, लोगों की अत्यधिक जो भी सहायता हो सकती है अपनी तरफ से करने का प्रयास करें, आपदा प्रभावितों का हर प्रकार से साथ दें, उनकी सहायता करें और निकट भविष्य के लिए भी मैकेनिज्म बना रहे हैं। एक अच्छा आपदा प्रबंधन का संस्थान, मौसम विभाग की और सटीक जानकारियां हमको प्राप्त हों जिससे कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जाए, उसको न्यून किया जा सके। सर, हम देख रहे हैं कि केंद्रीय टीम भी लगातार निरीक्षण पे है, आंकलन कर रही है और डिजास्टर का कितना नुकसान यहाँ पर हुआ। क्या उम्मीद आपको है केंद्र से? नहीं, केंद्र लगातार हमको लगातार सहयोग करता है। अभी पिछले दिनों भी हमको 431 करोड़ रुपए की धनराशि आपदा के मद में मिली है। आपदा के लिए हर संभव सहायता हमको केंद्र से मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले दिन से ही हमको आश्वस्त किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। पूरी केंद्र की सरकार हमारे साथ खड़ी है। ज्वलंत मुद्दा भू कानून का भी है कि उत्तराखंड में लगातार हिमाचल की तर्ज पे एक ठोस कानून बनाने की मांग उठती रही है। आपने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, करीब 11 महीने का समय बीत चुका है। कहां पर पेंच है सर? नहीं, भू कानून के लिए हमने कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिशें हमको मिल गई हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने भी, हमने अभी मंत्रिमंडल में भी फैसला किया है कि एक कड़ा भू कानून उत्तराखंड के अंदर हो। जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक वेरिफिकेशन की व्यवस्था, भूमि खरीदने से पहले उनकी पूरी पृष्ठभूमि जांचने का काम
और कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर अपनी भूमि की खरीद न कर पाए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। हम स्वयं इसके पक्षधर हैं कि एक कड़ा भू कानून उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए, उसको हम लोगों ने सो मोटो लिया है। यूसीसी जनसंघ के जमाने से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है और आप पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया यूसीसी की दिशा में। ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन हुआ, अभी तक उस पर लगातार विलंब चल रहा है। अभी क्या ताजा स्टेटस है और कब तक इम्प्लीमेंट हो सकता है? जो हमारी यूसीसी कमेटी है, यूसीसी कमेटी लगातार उसने काम किया है। 1 साल से भी ज्यादा समय उस कमेटी का हो गया है और 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार लिए हैं और मैं समझता हूं जल्द से जल्द हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको परीक्षण के बाद उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल सर, अब बागेश्वर उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लोगों की और बीजेपी के नेताओं की खासकर एक नजर है कि कैबिनेट का एक्सटेंशन कब होगा? देखिए, अभी तो चुनाव चूंकि बागेश्वर का आ गया है, हमारी प्राथमिकता है चूंकि वो सीट हमारे साथी चंदन रामदास जी बहुत सीनियर लीडर थे हमारे, बड़ा उनका उस क्षेत्र से लगाव रहा। उन्होंने अनेकों कार्य उस क्षेत्र में शुरू किए, उन सभी कामों को आगे बढ़ाना, उनके कामों को पूरा करना हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का सबका ध्येय है। इसलिए हम लोग अभी चुनाव की तैयारी में हैं और चुनाव 8 तारीख को 5 को मतदान हो जाएगा, 8 को उसकी मतगणना हो जाएगी और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और आपने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट को भविष्य में और बेहतर बनाया जाएगा, तो वहीं जीएसटी वसूली में भी सरकार ने टारगेट किया है कि हम दुगने लक्ष्य को हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बागेश्वर उपचुनाव के बाद बुलाने की तैयारी है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेशन बुलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई हैं और 17 मार्च को गैरसैंण सत्र खत्म हुआ था और 17 सितंबर को 6 महीने पूरे होने से पहले मानसून सत्र बुलाया जाना जरूरी है। लिहाजा 8 सितंबर को बागेश्वर चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद सत्र बुलाया जाएगा। अगले कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी भी मिल जाएगी। एक ओर जहां सरकार तैयार है तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास भी सत्र के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट है। सितंबर में ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य सितंबर में हम लोग इस सत्र को आयोजित करेंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और अनेकों प्रश्न हैं हमारे। अंकिता भटारी मर्डर केस है, केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना है, जोशीमठ हमारा टारगेट है, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, महंगाई, ये सभी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, आपदा में कुप्रबंधन। बागेश्वर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट से लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर का रण पार्टियों के लिए लॉन्चिंग पैड से कम नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सुरक्षित सीट होने के चलते बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर गेम प्लानर है। जहां बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेलने के साथ साथ जिताऊ उम्मीदवार को भी टिकट देने पर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बागेश्वर में पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को नामों की लिस्ट भेज दी है। इसी हफ्ते उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। हम 16 या 17 तारीख में नामांकन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां रहना होगा। कल परसों स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड से हम 3 नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देंगे और 1-2 दिन के अंदर विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। जबकि कांग्रेस इस चुनाव को सत्ता के खिलाफ चुनाव मानती है और नए कैंडिडेट से लेकर पिछले बार आप से उम्मीदवार रहे बसंत कुमार पर भी नजर लगाए है। जिला कांग्रेस कमेटी से हमने नाम मांग लिए हैं। जैसे ही जिला कांग्रेस कमेटी से हमारे नाम आएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक करके हम उसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज देंगे और जल्दी ही नामांकन वहां पर करेंगे और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। यानी साफ है, बागेश्वर का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल से कम नहीं।
और इस सीट पर अगले 15 दिन प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। बागेश्वर में उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम शुरू किया। रामनगर में रानीखेत रोड पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने अभी तक किसानों के एमएसपी की मांग पूरी नहीं की। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में डॉक्टरों की कमी, अब सीएमओ ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को लेटर भेजकर डॉक्टर्स की मांग की। उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से किया अरेस्ट। 10 लाख रुपए की 100 ग्राम चरस बरामद। काशीपुर पुलिस ने आधा किलो स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए। देहरादून में पुलिस ने डिफेंस के नाम का फर्जी स्टिकर लगाकर चंडीगढ़ शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही फर्जी लेबल लगी 28 शराब की पेटियां बरामद की गई। अपनी पत्नी और 2 बेटियों को खाई में धक्का देकर हत्या करने के दोषी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वल्चर गणना का काम किया जा रहा है। 2 महीने पहले से इसके सर्वे की शुरुआत की गई। कॉर्बेट प्रशासन 2 वल्चर पर टैग लगाने का भी मन बना रहा है। देहरादून के चक्राता में जजरेड़ के पास लैंडस्लाइड हुआ और खालसी त्यूनी रोड बंद हो गई। रामनगर में क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ पर कांग्रेस कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।